नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम दोस्तों जो मराठा और राजपूतों के संबंध की हम बात कर रहे थे, उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी दोस्तों हुरडा सम्मेलन के बारे में, और जो कुछ रियासतों के जो तनाव उत्पन्न हुआ उसकी हम बात करेंगे कर ली थी। आज हम दोस्तों अगला जन की पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा। देखिए दोस्तों, बालाजी बाजीराव है, इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों 1740 से लेकर 1761 तक ये शासन यानी सरदार बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पेशवा बालाजी बाजीराव के समय आमेर, ठीक है, और मारवाड़ और मेवाड़ तीनों ही जगह उत्तराधिकार का संघर्ष था। ठीक है, या जब पेशवा बालाजी बाजीराव का समय था उस वक्त आमेर रियासत, मारवाड़ रियासत और मेवाड़ रियासत के मध्य यानी कि उत्तराधिकार को लेकर एक गृह युद्ध था, यानी कि संघर्ष था। इन तीनों रियासतों और मराठों की शत्रुता अंतिम रूप तक शत्रुता बनी रही, यानी कि लास्ट तक दोस्तों मराठों की और इन तीनों रियासतों के मध्य तनाव उत्पन्न रहा, यानी कि शत्रुता बनी रही। ठीक है, देखिएगा होता क्या है कि सर्वप्रथम मराठों का हस्तक्षेप आमेर रियासत से प्रारंभ होता है, यानी कि मराठों का जो संघर्ष है दोस्तों वो आमेर रियासत से ही प्रारंभ होता है। सवाई जयसिंह द्वितीय की 1743 ईस्वी में क्या हो जाता है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। उसी समय उनके दो पुत्र थे दोस्तों, एक तो ईश्वरी सिंह और एक माधो सिंह। आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आएगी यहाँ पे, और इस बात को लेकर दोस्तों एक युद्ध भी होता है, उस युद्ध को आप याद रखिएगा। कहने का मतलब है, जब सवाई जयसिंह द्वितीय की मृत्यु होती है 1743 ईस्वी में, तब दोनों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर दोस्तों एक गृह युद्ध होता है राजगद्दी को लेकर। एक तो ईश्वरी सिंह थे और एक माधो सिंह थे, क्योंकि मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह द्वितीय तब उन्होंने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय से के साथ किया, और किस शर्त पर कि इस चंद्र कुंवरी और संग्राम सिंह के जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही, यानी कि आमेर के कछवा वंश की जो गद्दी उस पर वो आसीन होगा। ठीक है, इस बात को लेकर संग्राम सिंह थे दोस्तों विवाह करते हैं, क्योंकि मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह तब उन्होंने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ इस शर्त के साथ किया कि उनके विवाह से जिस संतान का उत्पन्न होगा वही संतान आमेर में शासन करेगी, यानी कि आमेर के कछवा वंश की राजगद्दी पर बैठेगी। जबकि सवाई जयसिंह द्वितीय के अनेक रानियां थी दोस्तों, ठीक है, यानी कि अनेक रानियां थी, वो भी तो फिर दावा ठोकेगी कि ये हमारा बेटा आमेर की गद्दी पर बैठे। इस बात को लेकर दोस्तों ये संघर्ष होता है। लेकिन मेवाड़ की जो राजकुमारी थी चंद्र कुंवरी के विवाह से दोस्तों ईश्वर सिंह का जन्म होता है, और दूसरी रानी यानी दूसरी राजकुमारी थी यानी कि माधो सिंह उत्पन्न होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि चंद्र कुंवरी से तो ईश्वर सिंह उत्पन्न होता है, और जो अन्य रानी थी दोस्तों उसे माधो सिंह उत्पन्न होता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ही दावेदारी ठोकेंगे किसकी, राजगद्दी को लेने के लिए। तो दोस्तों आगे चलकर क्या होता है कि जयसिंह ने मेवाड़ रियासत से जो शर्त रखी थी उसी के अनुसार अपने अपने पुत्र यानी कि जो ईश्वर सिंह को उत्तराधिकार नियुक्त कर देता है। इससे दोनों पुत्रों के मध्य दोस्तों किन किन के मध्य, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य दोस्तों एक युद्ध होता है, और युद्ध होता है दोस्तों राजमहल का युद्ध। देखिएगा, राजमहल कहाँ है, टोंक में है दोस्तों। देखिएगा, याद रखना है कि राजमहल का युद्ध कब होता है, 1743 में। राजमहल है कहाँ, टोंक में। राजमहल का युद्ध किन किन के मध्य होता है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। किस बात को लेकर, किस रीजन को लेकर होता है दोस्तों, आमेर की गद्दी पर बैठने के लिए जो जयसिंह द्वितीय के पुत्र ईश्वर सिंह और माधो सिंह की ये युद्ध होता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो ईश्वर सिंह थे, ये ईश्वरी सिंह इस युद्ध के अंदर दोस्तों जीत जाते हैं, लेकिन माधो सिंह पराजित हो जाते हैं। लेकिन पराजित होने के साथ साथ दोस्तों माधो सिंह का साथ देने वाले कौन कौन से राजा थे, यानी कि कोटा बूंदी के राजा भी माधो सिंह का साथ देते हैं, और मराठा सरदार होलकर भी इनका साथ देते हैं। फिर भी दोस्तों माधो सिंह इस युद्ध के अंदर पराजित हो जाते हैं। लेकिन आगे बात हम करते हैं। देखिएगा, इस संगठन ने 1748 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया, ठीक है, और इस बार ईश्वर सिंह पराजित हो जाए। पहले जो नहीं राजमहल का जो 1700 जो
43 में जब युद्ध हुआ राजमहल का, उसमें ईश्वर सिंह हार जाते हैं, लेकिन इन सभी ने मिलकर, किसने, कोटा, बूंदी और जो मराठा सरदार होलकर, इन्होंने मिलकर दोबारा से ईश्वर सिंह पर आक्रमण करते हैं। कब? 1748 में। इस युद्ध में दोस्तों क्या होता है, ईश्वर सिंह पराजित हो जाता है। और पराजित होता है तो दोस्तों इन मराठों ने जो ईश्वर सिंह है, ईश्वर सिंह पर आर्थिक जुर्माना ठोक देते हैं, यानी कि कठोर संधि करते हैं, थोप देते हैं जबरदस्ती, क्योंकि हार जाता है। ठीक है, जब ईश्वर सिंह ने मराठों के इस आर्थिक जुर्माने को नहीं चुकाया तो फिर से मराठों ने ईश्वर सिंह पर आक्रमण कर देते हैं। कब? 1750 ईस्वी में। ठीक है, देखो 1743 में तो राजमहल का युद्ध हुआ, इसमें ईश्वर सिंह हार जाते हैं। और फिर 1748 में तीनों ने मिलकर, यानी कि कोटा बूंदी रियासत के राजा और मराठा सरदार होलकर, इन्होंने मिलकर दोस्तों 1748 में ईश्वर सिंह फिर उस पर अटैक करते हैं। इस युद्ध में दोस्तों ये हार जाते हैं। कौन? ये ईश्वर सिंह। और ईश्वर सिंह पर दोस्तों इन सरदारों ने, यानी कि मराठा सरदार ने, होलकर ने आर्थिक जुर्माना और एक कठोर संधि थोपी जाती है। ठीक है, और आर्थिक जुर्माना दोस्तों थोपने पर दोस्तों ये आर्थिक जुर्माने को नहीं चुका पाते हैं। फिर ईश्वर सिंह पर दोबारा से 1750 में फिर मराठों ने मिलकर आक्रमण करते हैं। तो दोस्तों आक्रमण 1750 में होता है। इस तीसरे आक्रमण के पश्चात दोस्तों ईश्वर सिंह क्या कर लेता है, सुसाइड, यानी कि आत्महत्या कर लेता है। कौन? ईश्वर सिंह। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1750 के बाद में जब मराठों ने दोबारा से उन पर तीसरी बार आक्रमण करते हैं, तब जब वो आर्थिक जुर्माना नहीं चुका पाते हैं और संधि के अकॉर्डिंग वो नहीं चलते हैं, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली ईश्वर सिंह। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1743 राजमहल का युद्ध, दूसरा युद्ध 1748 और 1750 में उनकी वो आत्महत्या कर लेते हैं ईश्वर सिंह। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही ईश्वर सिंह आत्महत्या कर ली तो शासक कौन बनेगा? माधो सिंह बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे माधो सिंह शासक बने, होलकर ने उनके ऊपर भी दोस्तों ईश्वर सिंह की तरह ही उन पर आर्थिक जुर्माना थोप देते हैं। लेकिन जो माधो सिंह थे वो कुछ उनको आर्थिक सहायता देकर या कुछ रकम देकर होलकर को दिया जाता है और उनको दूर कर दिया जाता है। लेकिन माधो सिंह है, वो दोबारा से जब होलकर ने उसे आर्थिक सहायता मांगी, तो दोस्तों इन माधो सिंह को बड़ा गुस्सा आता है और वो जो आमेर के अंदर जो दोस्तों जो मराठों पर कत्लेआम करवा देता है। ठीक है, यहीं से दोस्तों आमेर, मारवाड़ और मेवाड़ के संबंधों में अधिक संबंध मराठों से अधिक बिगड़ जाती है। यानी कि मराठों से संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं जब कौन? माधो सिंह जब आमेर में मराठों का कत्लेआम करवाता है, उस वक्त संबंध बिगड़ जाते हैं। ठीक है, फिर ये मराठों ने एक अपनी चुनौती समझा कि इसके, यानी कि अब संघर्ष किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ संघर्ष की हम बात करते हैं। मेवाड़ संघर्ष यानी कि उत्तराधिकार का संघर्ष, उसकी हम बात करें तो दोस्तों मेवाड़ में राजा राजा राय सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई, तब उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है। इस संघर्ष में दोस्तों मराठा सरदार महाजदी सिंधिया है, ये हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो देखते हैं। आमेर, मारवाड़ और मेवाड़ तीनों रियासतों में मराठों का संघर्ष बढ़ा और तीनों रियासतों ने मिलकर मराठों के खिलाफ एक योजना बनाती है। ठीक है, तीनों रियासतें मिलकर एक योजना बनाते हैं और दोस्तों फिर 1787 में एक युद्ध होता है, तुंगा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए तुंगा लालसोट दौसा में, याद रखिएगा। तुंगा का युद्ध दोस्तों 1787 में होता है। किन किन के मध्य होता है देखिएगा। आमेर के तो प्रताप सिंह थे और मारवाड़ के विजय सिंह, ये एक साइड में थे और महाजन सिंधिया एक साइड में था। तो दोस्तों तुंगा का युद्ध जो 1787 में होता है, उसमें दोस्तों इन प्रताप सिंह और विजय सिंह की दोस्तों इसमें विजय हो जाती है और जो महाजन सिंधिया थे वो पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध में मराठों का राजपूत रियासतों से हस्तक्षेप काफ़ी कम हो जाता है। इस युद्ध के पश्चात आगे चलकर महाजन सिंधिया राजपूतों के प्रति एक रणनीति बनाते हैं और फिर एक पाटन का युद्ध होता है 1790 में। आप याद रखिए, 1787 में तुंगा का युद्ध होता है और 1790 में पाटन का युद्ध होता है। यानी कि इसमें राजस्थान की सभी रियासतें होती है एक साइड में और महाजदी सिंधिया एक साइड में होता। लेकिन दोस्तों 1790 में जो पाटन का युद्ध होता है उसमें महाजदी सिंधिया वो जीत जाते हैं और राजस्थान की सभी रियासतें हार जाती है।
अब आगे होता क्या है, पाटन के युद्ध में महाराजा सिंधिया की विजय हो जाने पर राजपूत रियासत और भारी भरकम आर्थिक कर थोप दिया जाता है। इसके द्वारा, इस महाराजा सिंधिया के द्वारा। महाराजा सिंधिया ने सभी रियासतों से अ, अपमानजनक संधि करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई दोस्तों महाराजा सिंधिया की। और पाटन का युद्ध हमने देख लिया और तुंगा का युद्ध देख लिया। तुंगा का युद्ध 1787 में और पाटन का 1789 में। और आपको पता है कि राजमहल का युद्ध 1743 में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटाज, आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मेवाड़ संधि कब होती है मराठों के मध्य, यानी कि 1791 में होती है। और मारवाड़ संधि 1791, दोनों सेम सन में होती है। 1791 में मेवाड़ मारवाड़, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों पर सिंधिया ने भारी आर्थिक जुर्माना लगाया। ठीक है, जब संधि होगी तो, अपमानजनक संधि होगी तो जुर्माना तो लगाया ही जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। एक दोस्तों गिंगोली का युद्ध भी देखिएगा। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में होता है। वो क्यों होता है देखिएगा। ये दोस्तों जो युद्ध का कारण है, कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर होता है। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वाले जो वीडियो थे उसमें कृष्णा कुमारी विवाद को मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है। तो वहाँ पे आप विजिट कीजिएगा और उसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा गिंगोली का युद्ध क्यों होता है। इसको देखिएगा, किन किन के मध्य होता है देखिएगा। सबसे पहले बात हम करें तो गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में होता है। ठीक है, और जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह फर्स्ट के मध्य होता है। जगत सिंह द्वितीय तो दोस्तों आमेर के हैं, और उनका साथ देने वाले दोस्तों जो आमेर खां पिंडारी और मराठा सरदार होलकर, ये इसका साथ देते हैं। किसका? जगत सिंह द्वितीय। और मान सिंह ये होता है मारवाड़ का। तो दोस्तों इसमें गिंगोली के युद्ध में 1807 में ये होता है, तो उसमें जो जगत सिंह फर्स्ट है अपने आमेर के, ठीक है, उनकी विजय हो जाती है। ठीक है, आमेर खां पिंडारी की सलाह के अनुसार ही मेवाड़ के शासक जो भीम सिंह है, भीम सिंह उसकी पुत्री थी दोस्तों, ये कृष्णा कुमारी। ये कृष्णा कुमारी अपनी पुत्री को 1810 में जहर देकर उसको मार दिया जाता है। ये किदवंती है दोस्तों, काफ़ी इस बात को लेकर मतभेद है, इसको ज़्यादा फोकस ना करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, सवाई जयसिंह द्वितीय की हम बात करें तो ये मालवा का सूबेदार था। मुगल सरदारों ने सवाई जयसिंह द्वितीय को मालवा का 3 बार उन्होंने सूबेदार बनवाया। ठीक है, सवाई जयसिंह द्वितीय राजपूताने में एकमात्र राजा है जिन्होंने मराठा, राजपूताना और मुगल मराठा संबंधों में सबसे अधिक रचनात्मक भूमिका निभाई थी। ठीक है, यानी कि उन्होंने मराठों के साथ अपने अच्छे संबंध रखे और मुगलों के साथ अच्छे संबंध रखे थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, चौथ और जजिया कर क्या होता है। देखिए, चौथ कर और जजिया, देखिएगा, जो जजिया कर होता है ये धार्मिक कर होता है, यानी कि ये मुसलमानों के द्वारा लिया जाता था। और चौथ होता था दोस्तों, ये मराठों के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, उसको देख ले। देखिएगा, चौथ का मतलब होता है चौथा, यानी कि 1/4 भाग, यानी कि 25%, 100 में से 25% ये चौथ वसूल करते थे मराठा सरदार। राजस्थान राजपूताने में मराठा सरदारों ने अपनी रकम का 25% वो उसको रूप में देते थे। और मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुओं पर दोस्तों जो एक धार्मिक जजिया करता वो लेते थे। देखिए, होलकर और सिंधिया, इन दोनों मराठा सरदारों ने राजस्थान की रियासतों में सबसे अधिक हस्तक्षेप किया। ठीक है, इंदौर का मराठा होलकर था और ये ग्वालियर का मराठा सरदार सिंधिया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बात कर ली कि मराठा और राजपूतों के मध्य जो काफ़ी जो तनावपूर्ण संबंध था दोस्तों, उसकी हमने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा है। और हम दोस्तों कल दोस्तों राजपूत मुगल संबंधों की हम बात करेंगे। जिस तरह मराठा और राजपूतों के मध्य जो संबंध हमने पढ़े, वैसे ही राजपूत और मुगलों के संबंध हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप लगातार बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।